हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 की चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज हम उसका कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए, इसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझा दिया था कि वो क्या होती है। आज हम देखते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर। एनएमआर में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, क्या होता है उसमें। तो देखिए, जब एक सफिशिएंट एनर्जी किसी भी एटम पर उसके ग्राउंड स्टेट में प्रोवाइड की जाए, उस पर डाली जाए, तो वो अपना एक्साइटेड स्टेट अचीव कर लेता है और जिसकी वजह से वो अपना स्पिन चेंज कर देता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाती हूँ कि ले ली गई है एक, ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है और ये होता है एक्साइटेड स्टेट। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बता दिया था, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक स्पिन है ग्राउंड स्टेट में और इसको हम डिनोट करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ पुश इसके बीच में जो होता है ये हम डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा ई से। अब हमने इस पर एक एनर्जी डाली, सफिशिएंट एनर्जी डाल दी। जब हमने सफिशिएंट एनर्जी डाली तो हमने देखा कि जो एटम ग्राउंड स्टेट में था, जो एटम ग्राउंड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होकर एक्साइटेड स्टेट में चला गया और अपना स्पिन चेंज कर लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर। और जो ग्राउंड स्टेट होता है वो 1/2, एक्साइटेड स्टेट -1/2, ग्राउंड स्टेट +1/2, एक्साइटेड स्टेट -1/2। ऐसे इधर लिख दो, -1/2 +1/2। अब देखिए, मैं बताती हूँ ये दोनों का मतलब क्या है। कि +1/2 का तो मतलब है कि मोर एनर्जी, सॉरी, लो एनर्जी। +1/2 इंडिकेट कर रहा है लो एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी। -1/2 का मीनिंग है मोर एनर्जी। यानी पता ये चल रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि इसका डेरिवेशन जो है, जो एनर्जी एब्सॉर्प्शन इन एनएमआर है, इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे डिराइव हो रहा है। तो हम करते हैं सबसे पहले चेंज इन एनर्जी। देखिए, क्या डाले थे हमने, एक एनर्जी डाली थी जिसको हमने डिनोट किया था डेल्टा ई से। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो जो ज़्यादा वाली एनर्जी होती है उसको माइनस किया जाता है कम वाली एनर्जी से, है ना। तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है, जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है उसको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से माइनस किया जाएगा। तो ई -1/2 माइनस ई +1/2। दिस इज डेल्टा ई। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि अगर इसका मतलब कहने का ये हो रहा है कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ बी नॉट के। अब देखिए, एफ बी नॉट क्या है, एफ बी नॉट होता है फंक्शनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लीजिए एक साइड में, है ना, क्योंकि याद नहीं रहते हैं फिर। एफ बी नॉट इज फंक्शनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
यानी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के फंक्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हमने इसका प्रोपोर्शन का जब हमने साइन हटाया तो प्रोपोर्शन के साइन हटाने पर हमें मिलेगा एफ गामा बी नॉट। ठीक है, अब इसका मतलब जो गामा है, गामा क्या डिनोट कर रहा है? गामा डिनोट कर रहा है गायरोमेटिक रेशियो, यानी गायरोमेटिक रेशियो को हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं, जिस जो कि इक्वल होता है। गायरोमेटिक रेशियो कैसे निकाला जाता है? मैग्नेटिक मोमेंटम ओवर एंगुलर मोमेंटम। यानी मैग्नेटिक मोमेंटम ओवर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या कहलाया जाता है? गायरोमेटिक रेशियो, जिसको डिनोट किया किससे जाता है? गामा से डिनोट किया जाता है। अब हम इसको आगे और डेरिवेट करते हैं। ये जो है हमारा, इसको इसका डेरिवेशन हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अब क्या आएगा। जो f होता है, f की वैल्यू होती है h/2 पाई। तो हम क्या करेंगे? f की वैल्यू को इसमें रख देंगे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, गामा तो बाहर ही रखते हैं, फिर उसके बाद में रखते हैं f की वैल्यू h/2 पाई और देन v नॉट, तो ऐसी का ऐसे ही रख कर आएगा। अब देखेंगे हम जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है? E की वैल्यू होती है, देखिए साइड में लिखते जाइएगा, E की वैल्यू होती है h म्यू। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? h म्यू होती है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? h म्यू रखेंगे इंटू गामा h/2 पाई और v नॉट। h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा? म्यू न्यू इज इक्वल्स टू गामा/2 पाई डॉट बी नॉट। ठीक है, बन गया इतना। अब क्या इसका मतलब क्या हो गया? ये जो होता है ये तो होता है कांस्टेंट हो जाता है, तो यानी कि जो न्यू है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टोटल है जो मैंने आपको भी बताया है ये हो गया एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर। फिर से समझना चाहें, फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर क्या कह रहा है कि जब एक सफिशिएंट एनर्जी अप्लाइड की जा रही है ग्राउंड स्टेट पर, एटम पर, उसके ग्राउंड स्टेट में, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और अपना स्पिन चेंज कर लेगा। यहाँ पर -1/2 एक्साइटेड स्टेट के लिए है, +1/2 ग्राउंड स्टेट के लिए है। +1/2 बोल रहा है कि लोअर एनर्जी होती है, -1/2 कहता है कि ज़्यादा एनर्जी होती है। चेंज इन एनर्जी हमने इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हो गया ई माइनस नॉट, यानी कि मोर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। ठीक है, फिर यानी कि डेल्टा ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फंक्शनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। हमने इसका प्रोपोर्शन का साइन हटाया, गामा लगा दिया। गामा क्या बता रहा है कि वो गायरोमेटिक रेशियो है जो कि इक्वल है मैग्नेटिक मोमेंटम ओवर एंगुलर मोमेंटम के। फिर हमने डेरिवेशन को आगे बढ़ाया, देखा हमने कि जो f की वैल्यू होती है वो होती है h/2 पाई। हमने f की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू रख दी हमने, h से h कैंसिल हो गया, ये निकल कर आया कांस्टेंट है, यानी कि जो न्यू है वो इक्वल हो गया b नॉट के। तो ये हमारा एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, अर्थ जो होती है वो सीधी नहीं घूमती। हम समझते हैं कि अर्थ जो है
वो इस तरीके से घूमती होगी, ये अर्थ है, इस तरीके से घूमती होगी, यानी एक्सिस के बिल्कुल सीधी घूमती होगी? नहीं, अर्थ एक्सिस के सीधी नहीं घूमती है, अर्थ एक्सिस से थोड़ा टिल्ट होके घूमती है, इस तरीके से घूमती है। जिस तरीके से अर्थ घूमती है इसी तरीके से न्यूक्लियस घूमता है। देखिए अर्थ है, अर्थ जो होती है यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, यानी कि दो तरीके से घूमती है अर्थ। न्यूक्लियस भी दो ही तरीके से घूमता है। आपने क्लास 12th में 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी माइनर सा है उसमें, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ज़रूर, आपकी याद होगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है ये चीज़ के अर्थ जो न्यूक्लियस है वो दो डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे अर्थ घूमती है, जैसे अर्थ टिल्ट घूमती है, ऐसे न्यूक्लियस भी टिल्ट घूमता है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो एक्स का हमने यहाँ पे मान लिया, हमने डिनोट कर दिया, ठीक है, कि घूम रहा है एक्सिस पे, एक्सिस से थोड़ा सा हटकर न्यूक्लियस घूम रहा है। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रेसिशन की। प्रेसिशन होता क्या है? जो एक न्यूक्लियस का रोटेशन, देखिए मैंने आपको पहले न्यूक्लियस के बारे में समझा दिया, ठीक है, तो अब देखिए जो न्यूक्लियस का रोटेशन उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, न्यूक्लियस का रोटेशन उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में थोड़ा टिल्ट होकर घूमे, ये टिल्ट हो रहा है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं टिल्ट, ठीक है, टिल्ट होके घूमे उसको कहा जाता है प्रोसीशन। अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट होकर, यानी थोड़ा सा साइड होकर जो घूमता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसीशन। तो हम इसकी लिख लेते हैं ज़रा। द रोटेशन ऑफ दिस न्यूक्लियस, जिसकी जगह बल्कि द लिखे, द रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द presence of magnetic field tilt with their axis is called, क्या कहलाया जाता है? प्रेसिशन। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, पहले अर्थ के एग्जाम्पल के ज़रिए बता दिया है, अब मैंने आपको इसकी प्रेसिशन की डेफिनेशन खुलकर बता दी, ठीक है। अब देखिए जो हमने एंगुलर, सबसे पहले हम देखते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसको मान लेते हैं हम ओमेगा। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है प्रेसिशन की, उसको कहा जाता है प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहा जाता है प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने की ज़रूरत, चलिए समझा देती हूँ मैं कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या बताया गया है। मैंने आपको अर्थ का एग्जांपल बता दिया, बहुत ही सिंपल था कि अर्थ थोड़ा टिल्ट होकर अपने एक्सिस से घूमता है, न्यूक्लियस भी थोड़ा टिल्ट होकर घूमता है, यानी कि रोटेशन जो होता है न्यूक्लियस का अपने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट होकर घूमने को, उसको क्या कहा जाता है? प्रिसिशन। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी भी न्यूक्लियस की होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी। जब न्यूक्लियस टिल्ट होकर घूम रहा है क्या कहा जाता है? प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस इन एनएमआर।
NMR में रेजोनेंस कैसे होता है, आप देखिए, वही डायग्राम बनाती हूँ मैं पहले, जिसमें एक न्यूक्लियस रोटेट हो रहा है थोड़ा सा टिल्ट होके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहा गया, ओमेगा। ओमेगा 1 जो होती है वो इक्वल टू 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर हमने डाली फ्रीक्वेंसी, इस पर फ्रीक्वेंसी पड़ी। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की। ठीक है, इतनी की फ्रीक्वेंसी इस पर डाल दी गई है। तो किस में डाली गई है, इसके जब वह एक्साइटेड स्टेट में चली गई, एक्साइटेड स्टेट। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस को, कोई भी न्यूक्लियस अपना एक्साइटेड स्टेट जब लेता है तो अपना जो जो रेडिएशंस हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस है, उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है कोई भी न्यूक्लियस, एट एक्साइटेड स्टेट, ये जो फ्रीक्वेंसी डाल दी गई है न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पर, मैंने बताया ना कब एक्साइटेड स्टेट पर चला गया है, एक्साइटेड स्टेट पर न्यूक्लियस जो है फ्रीक्वेंसी को, जो रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो समटाइम कुछ इक्वल, ये समझिए कि कुछ नहीं, ज़्यादातर वो इक्वल होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वो इक्वल होती है। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, एट एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ विच, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, ऑफ विच द फ्रीक्वेंसी इज नियरली, देखिए ये भी नहीं होगा कि 100% इक्वल है, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो इक्वल है, बस सम थोड़ा सा फर्क है। ये समझिए कि आप ये समझ सकते हैं कि वो इक्वल है उसके। ठीक है, इज नियर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले लिख दिया यहाँ पे, नियरली इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया आपके, जो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है उसकी फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी मान लो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, तो ओमेगा भी जो है वो नियरली इक्वल हो गया 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के। इतना तो हो गया है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया है, रेजोनेंस इन एनएमआर कर लिया। अच्छा हाँ, ये जो चीज़ है आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इन एनएमआर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस इन एनएमआर, मैंने इससे पहले आपका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन बता दिया है, और उससे पहले बता देता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं शील्डिंग एंड डिशील्डिंग की। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है ऑलरेडी, क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी बड़ी हैं। आप डेफिनेशन को लिखिएगा और मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिया होगा सबने, मैं पढ़ के भी बताऊँगी आपको, लेकिन पहले हम समझते हैं कि शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शील्डिंग की। आप देखिए, ये एक न्यूक्लियस,
इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको ये, ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, जब न्यूक्लियस पर, किसी भी न्यूक्लियस पर जब मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, क्या है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है न्यूक्लियस पर, ठीक है, तो अचानक से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पिन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जनरेट होएगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पिन जो है वो जनरेट होएगा एकदम से। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को न्यूक्लियस के चारों तरफ डाला तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, स्पिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जनरेट होएगा, जो कि एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, अप्लाइड होएगा, जनरेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो रेसिस्ट कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताऊं, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस पर तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पिन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बनेगा, जो कि जनरेट करेगा एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड। उसके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट करेगा एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रेसिस्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को, और इसी को कहा जाता है शील्डिंग। समझ में आ गया? वही डेफिनेशन कह रही है कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस पर, तो एकदम से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पिन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जनरेट होगा, एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से लोकल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा जो कि रेसिस्ट कर देगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को, और इसी को कहा जाता है शील्डिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम डीशील्डिंग की। जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस, जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जब उन पर पड़ेगा इफेक्ट तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन वो ज़्यादा रेसिस्ट करेंगे एक्सटर्नल फील्ड को इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस दैट हैव अ लेस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? देखिए, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये लिया हमने न्यूक्लियस लिया, और इसके बाहर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा मेरे बनाने के डायग्राम के। एक और न्यूक्लियस हमने लिया, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए समझ में कैसा है, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अब हमने इस पे डाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डालते हैं वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस, एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा जल्दी रेसिस्ट करेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतनी जल्दी रेसिस्ट नहीं करेगा या इतना ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है
कि जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस, दो, एक नहीं, जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो उसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, वो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा इन कंपैरिजन टू जिनके पास वो उस न्यूक्लियस के जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया? जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा जल्दी रेसिस्ट कर जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उसके कंपैरिजन में जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि अगर ज़्यादा रेसिस्ट हुआ, मोर रेसिस्ट हुए, तो वो बनेंगे शील्डेड एटम। जिसका जो ज़्यादा रेसिस्ट हुआ भाई वो बनेंगे शील्डिंग एटम, और जो लेस रेसिस्ट हुए वो बन जाएंगे डिशील्डेड एटम। समझ में आ गया? शील्डेड और डिशील्डेड। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से शील्डेड कौन सा है, डिशील्डेड कौन सा है? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कम रेजिस्ट किया, वो बनेगा डिशील्डेड। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसने ज़्यादा रेसिस्ट किया, वो बनेगा शील्डेड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझा देती हूँ मैं आपको शील्डिंग और डिशील्डिंग दोनों चीज़ें। शील्डिंग कह रहा है कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी न्यूक्लियस पर अप्लाइड की जाएगी तो वो क्या करेगा, वो एक क्लाउड स्पिन बना लेगा। ठीक है, एक अचानक से क्लाउड स्पिन बन जाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो कि एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो रेसिस्ट कर जाएगा। डिशील्डिंग क्या कह रहा है कि जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस पर जब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी रेसिस्ट कर देगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इन कंपैरिजन जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा उसको कहते हैं शील्डेड एटम, जो कि कम रेसिस्ट करेगा उसको बोलेंगे डिशील्डेड एटम। तो इन दोनों में शील्डेड डिशील्डेड कौन से हुए? शील्डेड वो हुए जिसने ज़्यादा शील्डेड वो हुए जिसने ज़्यादा रेसिस्ट किया, डिशील्डेड वो हुए कि जिसने कम रेसिस्ट किया। आई होप सब लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।